से मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर नंबर 3 रहेगा और आपको सभी को हम पता रहा है, आप सभी को पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो है क्लास 10 विज्ञान, वो है क्लास 10 की विज्ञान, क्लास 10 विज्ञान। और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ाने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसका नाम है संतुलित 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 रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आज जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका हम महत्व सीखेंगे कि उसका महत्व क्या है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंपोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंपोर्टेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि ये जो वर्ड लिखा है हमारा यहाँ पे बैलेंस यानी कि संतुलित, किसका मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये क्या है, ये एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का धातु है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की धातु जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम एक है, कितने मैग्नीशियम है? एक मोल मैग्नीशियम है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु, कितने? यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ इधर बात करें, यहाँ पे MgO, मैग्नीशियम में एक और ऑक्सीजन भी एक है। आपको समझ आ रहा होगा मैग्नीशियम कितना है? एक और ऑक्सीजन भी एक। अब हमें बताना है कि इसलिए हमें बताना है कि अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ मतलब जो परमाणु है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। इधर देखा जाए तो मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन O, यहाँ पे ऑक्सीजन एक, तो इसका मतलब इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1, तो परमाणु की जो संख्या है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इधर ज्यादा है और इधर कम है। तो अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ये भी कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? बराबर। अब यदि इसके हिसाब से देखा जाए, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु है तो इधर वेट जो है वजन ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, इधर कम होगा। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक आता है संतुलित, हमें मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ बराबर करना है। अब देखा जाए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए इधर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई, जितना की कमी होती है उतने का ही क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 की कमी हो तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन करेंगे यदि यहाँ पे 2 होते तो 3 का करते, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाते। अब देखिएगा यहाँ पे 2 क्या हो गए? Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई Mg में करेंगे तो 1 था पहले, अब कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन में कितने हो गए? 2 हो गए ऑक्सीजन। अब इधर देखा जाए, अब इधर तो ऑक्सीजन 1 है, अभी ऑक्सीजन तो 2 हो गए और मैग्नीशियम 1 है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ दोनों तरफ बराबर करना है। तो इधर ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन 2 है। अब दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों तरफ कैसा है? बराबर। और यही कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान में अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। यही तो कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये समझ में आया होगा। अब हमारी जो हेडिंग है उस हेडिंग के हिसाब से हम बैलेंस करना सीखेंगे किसी भी समीकरण को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में आता भी है ये।
अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि रासायनिक समीकरण है, यदि वो रासायनिक समीकरण दिया है उसको हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा, मैं सबसे पहले एक रिएक्शन लिखता हूं तब उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप देखिएगा, यदि मैं Zn लेता हूं मतलब जिंक, क्या है जिंक, क्या है जिंक। जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, जब मैं जिंक की रिएक्शन अम्ल के साथ कराता हूं, और अम्ल कौन सा है H2SO4, जब मैं यदि इसके साथ कराता हूं तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यदि आपको बताया भी होगा, स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था, जब लेक्चर नंबर बेसिक पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जब Zn है क्या, Zn के बारे में बात की जाए तो Zn एक धातु है, जिंक क्या है, एक धातु है। क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब धातु की रिएक्शन, ये H2SO4 क्या है, अम्ल है, जब धातु की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, अम्ल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा अम्ल है, बस ये अम्ल है। और बात की जाए तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ होती है, तो मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा था जब धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ होती है तो क्या बनता है, एक तो सल्फेट बनता है, धातु का सल्फेट बनता है, और प्लस और क्या बनता है वहां से, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो ये क्या है H2, ये निकलता है, यहाँ से क्या निकलेगी H2 निकलती है, H2 निकल जाते हैं प्लस, तो Zn जो बचा है किसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnSO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाता है ZnSO4। हम कह सकते हैं ये क्या बन गया, धातु सल्फेट। और यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कंपाउंड बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई धातु का सल्फेट बनेगा, और प्लस धातु की रिएक्शन यदि अम्ल के साथ होगी तो वहां से हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगी, इस बात को याद रखना। ध्यान से देखिएगा कि Zn रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रही है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, यहाँ से H2 निकल जाएगी, और प्लस Zn किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4। अब हमें ये बताना है कि रिएक्शन अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर है या नहीं है, मतलब परमाणु की संख्या देखनी बराबर है या नहीं है। चलो हमें यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से परमाणु यूज हुए, एक Zn है, Zn कितने हैं, एक है, और H मतलब हाइड्रोजन, H कितने हैं, दो, और S केवल एक है, और O कितने लगे हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब देखिएगा इधर देखा जाएगा उत्पाद में, तो Z में कितने, एक, S एक, और O 4, और H 2। अब देखिएगा Zn एक बराबर है, ये तो H2 H भी बराबर है, और S बराबर है एक एक, और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब अभिकारक की तरफ परमाणु संख्या, उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या दोनों बराबर है। तो ये तो हमारा टर्म क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ऐसी रिएक्शन की तरफ जिसका इधर की साइड अभिकारक की तरफ द्रव्यमान और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर ना हो, तो उसको कैसे बराबर करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा रिएक्शन करा रहा हूं, जब हम आयरन की रिएक्शन, ये क्या है Fe, इसका सिंबल होता है आयरन का सिंबल होता है Fe। यदि इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं, वाटर के साथ, ये तो सभी को पता होगा ये क्या है H2O, जल का फॉर्मूला। यदि इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो होता क्या है, जब आयरन की रिएक्शन, मतलब आयरन भी है क्या, आयरन होता है कि धातु, मैंने बताया हुआ ये क्या है धातु। जब धातु की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है, मतलब हम पानी के साथ, जल के साथ, होता क्या है, जब भी धातु की रिएक्शन या तो अम्ल के साथ हो या वाटर के साथ हो, तो एक ही तरीके की रिएक्शन होती है। पर देखिए वहां पे धातु ऑक्साइड बनता है, और वहां पे धातु का सल्फेट या जो भी कैसा भी अम्ल होगा उस तरीके का बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी क्या निकलेगी, H2 निकल जाती है, यहाँ से भी क्या निकल जाती है H2, और प्लस तो Fe के संग आयरन की रिएक्शन हो रही है, मतलब आयरन की रिएक्शन H2O के साथ हो रही है, तो यहाँ वहां से बनता है, जब आयरन की रिएक्शन H2O के साथ होती है तो यहाँ से बनता है Fe3O4। देखिएगा इसका तो नाम पता होगा, इसका नाम होता है लोहा। ये क्या है, इसका सिंबल है आयरन, लोहा। और ये क्या है, जल। इसकी बात की जाती है तो ये क्या होता है Fe3O4, ये एक आयरन का ऑक्साइड होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आयरन का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, तो इसका नाम आयरन 2,3 ऑक्साइड कह लो, या इसका नाम मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट। यहां लिख देता हूं मैग्नेटाइट। और इसका नाम क्या है, ये तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस। अब थोड़ा देखिएगा, ये भी क्या है, ये भी वाटर है, ये क्या है, जल है, और ये क्या है, आयरन है। अब थोड़ा देखते हैं, अब इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। अब पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। ये आपने लिख लिए होंगे, मैं इसको बैठा देता हूं। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे आयरन की बात की जाए, Fe की संख्या कितनी है, आयरन Fe कितने हैं, एक Fe है। H कितने हैं, दो, ऑक्सीजन एक, क्लियर होगा टर्म। अब Fe की बात उत्पाद की तरफ देखा है तो Fe कितने हैं, तीन Fe है, और ऑक्सीजन चार, और H हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन कितनी है, दो। अब देख लें, Fe एक है और इधर Fe तीन है, तो ये तो पहले से ही अनबैलेंस हो गई, मतलब संतुलित नहीं है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। अब हम देखते हैं, चलो H2 बराबर ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन 4, तो मतलब रिएक्शन कैसी होगी, अनबैलेंस, रिएक्शन संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने का बहुत आसान तरीका है। अब थोड़ा देखते हैं, इधर Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है, तो क्या किया जाए कि Fe तो हो जाए इधर 3। अब मैं बता दूं कि यदि आपको कभी रिएक्शन बैलेंस करनी हो, कभी रिएक्शन क्या करनी हो, बैलेंस करनी हो, तो जितने की कमी होती है उतने का हमेशा मल्टीप्लाई करना बराबर हो जाए। इधर Fe3 है और इधर Fe केवल अलग लिखा है, तो Fe को भी संतुलित करने के लिए इधर 3 है और इधर भी 3 करने हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि कभी 3 ऐसे मत लिखना, ऐसे करके 3 ये गलत हो जाए, ऐसे नहीं लिखते। तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का क्या किया हमने, यहाँ पे 3 लिख दिए, इसका मतलब Fe में कितने मल्टीप्लाई 3, तो Fe कितने हो गए 3, इधर Fe भी 3, इधर Fe3, दोनों तरफ Fe के परमाणु की संख्या बराबर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, इधर से ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन कुछ नहीं, ऑक्सीजन केवल एक है। इधर ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है पर लेकिन ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन को भी 4 करने के लिए का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा, इसका 4 का मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ा असर पड़ गया। यहाँ पे पहले 2 थे, यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन में हुआ है। H 2 थे, अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितने में, 4 में, तो कितने हो गए 8, और ऑक्सीजन का केवल कितने में, 4 में होगा, कितने हो गए, ऑक्सीजन पहले से 2 थे इसलिए यहाँ पे 8 हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो 4 एकम 4। अब देखिएगा, अब यहाँ पे रिएक्शन अनबैलेंस हो गई क्योंकि यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गई। अभी हम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन कितने 4, अब हाइड्रोजन 8 हो गए इधर की तरफ, उधर की तरफ नहीं, तो इधर भी हाइड्रोजन 8 करने के लिए उधर भी हमें 8 करने, इधर तो 8 है उधर 8 नहीं है, तो इधर 8 करने के लिए इधर कितने का मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, पहले से तो 2 है और 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाए, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने 4 का, तो कितने हो गए 4 दूनी 8। अब हम पहले देखते हैं ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो यदि मैं बहुत आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बताता कि बहुत लंबा हो जाता कि बहुत लंबे लंबे डिब्बा बनाने पड़ते हैं, उसमें ए भी कितने, इधर 3, इधर ए भी 3 है, हाइड्रोजन 4 दूनी 2 चौका 8 8 है, इधर भी 8 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन का 4 के साथ 4, ऑक्सीजन भी 4, दोनों अभिक्रिया दोनों तरफ कैसी है, बराबर है, मतलब अभिक्रिया का जो वेट है दोनों तरफ बराबर है। अब दोनों परमाणु की संख्या अभिकार की तरफ और ये इधर उत्पाद की तरफ दोनों बराबर है, अब हमें कोई मतलब नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की तरफ, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी कराते हैं। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं। आपकी कुछ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए हैं कि जब हम एक बॉक्स बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए प्रश्नों में से दिए गई अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, और अभिक्रिया कुछ बोल रहा है, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन में लिख रहा हूं आराम से, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो बनता क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब थोड़ा देखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब है H, क्या है H, H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब H2, और Cl का भी मतलब Cl2 है,
और हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl है। अभी HCl एक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब थोड़ा देखिएगा, अब हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। उसने क्योंकि बोला था कि अभी निम्न दिए गए अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, हमें संतुलित करना भी है। अब देखा जाए हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है। अब पहले मैं बता दूं, यदि इसका मतलब आप सोच भी सकते हो कि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H होगा, क्लोरीन है तो Cl होगा, पर लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो एटम है कि Cl जो है Cl की फॉर्म में अनस्टेबल होता है, केवल Cl की फॉर्म में अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है। आपके समझ में आया होगा। अब समझते हैं हम परमाणु की संख्या, देखते हैं H कितने हैं? 2, Cl भी कितने हैं? 2, इधर H 1 है और Cl भी 1 है। इधर परमाणु संख्या बराबर नहीं है क्योंकि इधर 2 2 है, इधर 1 1 है। तो क्या करेंगे, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये आपने 2 2 ऐसे करके लिख दिए, ये गलत है, ऐसे नहीं करते। मैंने बताया था करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 2 2 करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। बस इधर भी 2 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2, इधर भी 2 2, इधर भी 2 2, परमाणु आपकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस, कोई टेंशन नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। ये एनसीईआरटी के ही आपके कुछ क्वेश्चन हैं। क्या है? एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन है। इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया है और मैं आपको बता दूं, यदि मैं क्वेश्चनों को लिखता तो इसलिए टाइम हो जाता, मैं क्वेश्चनों को पहले ही लिख दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करानी है। तो सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसका होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो उसका होता है Al3SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज। इसकी रिएक्शन बना है इससे बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 होता है इसका, AlCl3। अब देखिएगा पहले इसका भी लिख देते हैं, ये होता है सोडियम का होता है Na सिंबल और H2O जल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं पाई जाती, मैंने ये बताया भी था, ये क्या है H2 की फॉर्म में पाई जाएगी। अब इसको रिएक्शन तो हमने लिख दी, अब इन सभी को करना है हमें बैलेंस। अब बैलेंस कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ा काम यही है आपका। आपको पहले ऐसे ये भी दिया जा सकता है, पर लेकिन ऐसे करने के लिए आपको पहले ये भी आना चाहिए, इसके करने के बाद आपको संतुलित भी आना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। अब देखिएगा संतुलित करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ एक बार, बेरियम है, Cl है और Al है और SO4 है। मैं केवल SO4 लिख रहा हूँ, SO और फॉर, S और O अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं पूरा SO4 लिख रहा हूँ। तो SO4 कितने होल लग रहा है, 3 है, SO4 कितने 3, और Al कितने 2 हैं, और Cl कितने 2, और Ba कितने 1। अब इधर पहले देखते हैं हम, Ba इधर 1 है और Ba इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब Cl की देखा जाए, Cl इधर 2 है और इधर Cl इधर नहीं है, इधर है Cl 3 है। तो इधर 3 कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम कंप्लीट होगा, क्लियर है। अब देखिएगा इधर हमने 3 का तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इधर ये Ba तो 3 हो गए, पर लेकिन Cl कितने हो गए, 6 हो गए, मल्टीप्लाई बाई कितने 3, तो इक्वल टू Cl भी कितने हो गए 6। तो इधर भी 6 करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे Ba तो हो गए 3 और Cl2 हो गए 6, Cl कितने हो गए 6, क्योंकि Ba पहले 3 1 थे, अब मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो Ba हो गए 3, अब Cl पहले 2 थे, 3 का मल्टीप्लाई तो Cl हो गए 6। चलो अब इससे मतलब नहीं है, अब हम देखते हैं उत्पाद की तरफ, ठीक है, क्योंकि इधर ज्यादा हो गए तो Cl हो गए थे 6, तो इधर भी उधर की साइड जो हमें Cl6 करने के लिए 2 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे Al कितने हो गए 2 और Cl 6 हो गए। अब इधर देखिएगा यहाँ पे Cl 6 है और इधर भी Cl 6 है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है, पर लेकिन इधर Al 2 है, पर लेकिन इधर Al भी 2 है, मतलब कंप्लीट है।
अब देखा जाए कि बी ए कितने इधर बी ए 1 है और इधर बी ए 3 है, तो इधर बी ए तो 3 है पर लेकिन इधर बी ए 1 है, इधर 3 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई। अब देखना इधर बी ए कितने हो गए 3 बी ए हो गए और इधर भी बी ए 3 है बराबर है, पर लेकिन इधर SO4 कितने हो गए, पहले SO4 केवल 1 था, अब SO4 के साथ सबके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो इधर SO4 कितने हैं 3। अब देखिएगा इधर ये रिएक्शन मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अब देखिएगा एक बार और देखते हैं बी ए 3 इधर बी ए 3 बराबर Cl 2 है और मल्टीप्लाई बाई 3 तो 2 3 या 6 Cl 6 Cl 3 ये रहे 2 3 दूनी 6 कंप्लीट Al 2 इधर Al का मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट SO4 3 कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट। ऐसे ही आती है आपके एग्जाम में आ सकती है ये Na की रिएक्शन H2O के साथ कराई तो NaOH प्लस H2 बन गया। अब देखना इधर Na बराबर है 1 1 H कितने 2 इधर H 2 और 1 3 H हो गई, तो इधर भी करने के लिए बराबर करने के लिए इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाएंगे H, क्योंकि चलो मान लें कि इधर आपको 2 इधर और 1 इधर 3 करनी है इधर भी, तो आप 3 कैसे करोगे, यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 का करते हो और अब 1 का ही तो करना ही पड़ेगा, कभी 1.5 का तो ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 दूनी 3 1.5 2 जा 3 ऐसा तो नहीं होता, तो इसलिए करना पड़ता है पूरा नंबर लिखना पड़ता है। परमाणु ऐसा नहीं कि आधा पूरा, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 या अब यहाँ पे H 2 हो गई, H कितने हो गए 4 हो गए, तो इधर भी H को 4 करने के लिए या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, H कितने हो जाएंगे आपके हिसाब से इधर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर करते तो H 4 हो जाते पर लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं रह जाते, तो Na कितने हो गए इधर यहाँ पे Na भी 2 हो गए, तो 2 Na इधर 2 Na इधर बराबर और O 2 हो गए इधर भी O 2 H 2 ये और 2 ये 4 इधर भी H 4 2 4 जा 2 2 जा 4 कंप्लीट है। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपके जितने संतुलित रासायनिक समीकरण के जो क्वेश्चन थे कि संतुलित कीजिए वो मैंने करा दिए, वो मैंने सभी क्वेश्चनों को करा दिया है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए थे आपके में स्टार्टिंग में वो मैंने सभी को करा दिया है। यदि दोस्तों आपको समझ में आया हो कि संतुलित कैसे किया जाता है अभिक्रिया को, तो दोस्तों हर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।